राजकीय महाविद्यालय मावली के यूट्यूब चैनल पर बीए सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। अर्थशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र समष्टि अर्थशास्त्र का हम अध्ययन करेंगे। आज की चर्चा का विषय होगा राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह। राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह को मुख्यतः हम 3 मॉडल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पहला मॉडल होगा राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में। द्विक्षेत्र से तात्पर्य होगा कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही क्षेत्र हम मानकर चलेंगे, व्यावसायिक क्षेत्र या जिसे आप उत्पादक क्षेत्र भी कह सकते हैं, और दूसरा होगा परिवार या घरेलू क्षेत्र। ये एक प्रकार का ऐसा प्रारंभिक और सरल मॉडल है जो विद्यार्थियों को समझने के लिए बहुत ही सरल रह सकता है। इसलिए इस मॉडल में ये मान्यता की जाती है कि अर्थव्यवस्था बंद है, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड यानी विदेशी क्षेत्र यानी शेष विश्व से हमारा कोई लेन देन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई आयात निर्यात नहीं है। इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। इन दोनों मान्यताओं के साथ केवल 2 क्षेत्रों को हम अर्थव्यवस्था के लेन देन या आय और व्यय के रूप में लेंगे, परिवार या हाउस होल्ड सेक्टर, घरेलू क्षेत्र भी कह सकते हैं, और दूसरा होगा व्यावसायिक या बिजनेस सेक्टर, इसे हम प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी कह सकते हैं। दूसरा मॉडल होगा राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में। त्रिक्षेत्र यानी 2 क्षेत्र जो कि पहले के मॉडल में होंगे, परिवार या घरेलू क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र के साथ साथ हम सरकारी क्षेत्र को भी इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि सरकारी क्षेत्र के कई प्रकार के ऐसे लेन देन हैं जो कि परिवार या घरेलू क्षेत्र की आय को प्रभावित करते हैं और उत्पादक क्षेत्र की बिक्री को भी प्रभावित कर रहे होते हैं। तीसरा हमारा मॉडल होगा राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में। चतुर्क्षेत्रीय में क्या होगा? परिवार और घरेलू, उत्पादक क्षेत्र या व्यावसायिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के साथ साथ ही जिस क्षेत्र को हमने पहले बंद मान लिया था, मान्यता कर ली थी, अब हम उस शेष विश्व के साथ अपने व्यापार को जोड़ेंगे और शेष विश्व के साथ हमारे जो भी लेन देन हो रहे हैं, आय और व्यय हो रहे हैं, उसे भी इस चक्रीय प्रवाह में शामिल किया जाएगा। आज के हमारे इस व्याख्यान का मुख्य फोकस रहेगा राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह को पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आय का चक्रीय प्रवाह होता क्या है। आय के चक्रीय प्रवाह से हम क्या समझते हैं? चक्रीय प्रवाह को आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की सेवाओं का प्रयोग किया जाता है। साधनों की सेवाएं यानी भूमि, पूंजी, श्रम, साहस इत्यादि। इससे तात्पर्य है कि एक वर्ष में राष्ट्रीय उत्पादन यानी वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के रूप में राष्ट्रीय आय का सृजन किया जाता है। इसी राष्ट्रीय उत्पादन के मूल्य का वितरण उत्पादन के उन साधनों में कर दिया जाता है जो इनके उत्पादन में सहायक होते हैं। अर्थात जिन साधनों ने अपनी सेवाएं दी, वही साधन लगान, ब्याज, लाभ तथा मजदूरी के रूप में अपनी आय प्राप्त करते हैं। अर्थात ये उत्पादन का मूल्य इन साधनों में वितरित कर दिया जाता है। इस प्रकार से जो उत्पादन हुआ है और उस उत्पादन के मूल्य को साधनों में वितरित कर दिया जाता है, तब वो साधन आय बन जाती है। यही साधन आय अर्थात इस आय को प्राप्त करके साधन बाजार में फिर वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने पर इसे खर्च कर देते हैं। इस प्रकार से आय को व्यय के रूप में परिवर्तित करके राष्ट्रीय व्यय के रूप में भी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया खर्च उत्पादकों को उनकी बिक्री से प्राप्त विक्रय मूल्य के रूप में वापस मिल जाता है। इसके फलस्वरूप उत्पादन, आय, वितरण तथा व्यय का दूसरा प्रवाह आरंभ हो जाता है। यह चक्रीय प्रवाह निरंतर चलता रहता है, इसका कोई अंत नहीं होता। इस प्रकार से हम यदि देखें तो उत्पादन, आय तथा व्यय
का जो निरंतर प्रवाह होता रहता है उसे चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इस प्रवाह का न कोई आरंभ होता है न कोई अंत। चक्रीय क्यों कहेंगे? क्योंकि वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन से संबद्ध आय का सृजन कभी रुकेगा नहीं। यह मानवीय जीवन के अस्तित्व से संबंधित है। और दूसरा, उत्पादक और घरेलू या परिवार, घरेलू क्षेत्र को हम परिवार के क्षेत्र से के नाम से भी जान सकते हैं, इनके बीच अंतर्निर्भरता की भांति संसार की कोई भी प्रणाली बिना परस्पर अंतर्निर्भरता के जीवित नहीं रह सकती। साधन सेवाओं की आपूर्ति के लिए उद्यमी या उत्पादक परिवारों पर निर्भर करते हैं और अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए परिवार उत्पादकों द्वारा बनाई गई वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति पर निर्भर करते हैं। यह वह अंतर क्षेत्रीय अंतर्निर्भरता है जो वस्तु तथा सेवा के अंतर क्षेत्रीय प्रवाह के रूप में या आय के अंतर क्षेत्रीय प्रवाह के रूप में अपने आप को प्रकट करता है। अब हम राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह को सर्वप्रथम द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में पढ़ रहे हैं। आप इसे राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह बंद अर्थव्यवस्था में भी मान सकते हैं। बंद अर्थव्यवस्था यानी कि इस मॉडल को शुरू करने से पहले मुख्य रूप से दो मान्यताएं ली गई हैं कि अर्थव्यवस्था बंद है यानी शेष विश्व के साथ कोई व्यापार उस देश का या उस अर्थव्यवस्था से नहीं हो रहा है, और दूसरा, सरकारी क्षेत्र अर्थात उस राज्य का या सरकार का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप परिवार की आय और व्यय एवं फर्म्स की आय और व्यय को प्रभावित नहीं कर रहा है। तो यदि हम राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह को देखें तो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह दो प्रकार से अध्ययन किया जाएगा, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वास्तविक प्रवाह को हम क्या कहेंगे? रियल फ्लो। और मौद्रिक प्रवाह को क्या कहा जाएगा? मॉनेटरी फ्लो। क्षेत्र दोनों में एक ही जैसे रहेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर जैसे आप घरेलू क्षेत्र और प्रोड्यूसिंग सेक्टर यानी कि उत्पादक क्षेत्र। अब पहले यदि हम वास्तविक प्रवाह की बात करें तो इसे समझने के लिए वास्तविक प्रवाह से तात्पर्य होगा कि परिवार क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई उत्पादन की साधनों की सेवाओं का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र या फर्मों की ओर होता है तथा फर्मों द्वारा उत्पादित और वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह परिवार क्षेत्र की ओर होता है। इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस प्रकार से जिसे सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स लिखा गया है, एरो के द्वारा दिखाया गया है कि घरेलू क्षेत्र से साधन सेवाएं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसे आप क्या कहेंगे? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी के रूप में ये सेवाएं कहाँ दे रहे हैं? प्रोड्यूसिंग सेक्टर। यहाँ जो एक स्क्वायर बनाया गया है उसमें प्रोड्यूसिंग सेक्टर दिया है। एरो से आप समझ सकते हैं कि किस दिशा से कहाँ से हाउस होल्ड सेक्टर जो ऊपर की तरफ दिया गया है, घरेलू क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की तरफ साधन सेवाएं दी जा रही हैं। अर्थात ये सभी साधन काम कहाँ कर रहे हैं? उत्पादक क्षेत्र में। जब ये काम करेंगे, सभी मिलकर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करेंगे, तो पुनः ये वस्तुएं एवं सेवाएं, जिसे आप क्या कह रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, ये इसे खरीदेगा कौन? घरेलू क्षेत्र। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर में जब वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन हो जाता है, वो बन जाती हैं, तो पुनः जब बिकती हैं तो कहाँ जाएंगी? बाजार से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। इसे हम कहेंगे रियल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह तो है लेकिन वास्तविक प्रवाह है। अर्थात उत्पादन के साधनों का प्रवाह परिवार क्षेत्र से फर्मों की ओर हो रहा है। इन साधनों की सहायता से फर्में वस्तुएं सेवाएं बना रही है और फर्मों द्वारा परिवार क्षेत्र को उत्पादन के साधनों की सेवाओं के बदले में क्या दिया जा रहा है? वस्तुएं एवं सेवाएं। इसलिए वस्तुएं सेवाओं का प्रवाह फर्मों से परिवार क्षेत्र की ओर हो रहा है। अब आप देखेंगे मॉनेटरी फ्लो, यानी कि मौद्रिक प्रवाह। क्या कहेंगे हम इसे? मौद्रिक प्रवाह। अब मौद्रिक प्रवाह में क्या होगा कि वास्तविक प्रवाह का कार्य तो किया ही जा रहा है, उसके बिना संभव नहीं है। सर्वप्रथम हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी साधन सेवाएं किसे दी होगी?
प्रोड्यूसिंग सेक्टर को यानी कि उत्पादक क्षेत्र को भूमि, पूंजी, श्रम, साहस इत्यादि के रूप में, प्रबंध के रूप में भी जब वहाँ साधन सेवाएं दी होगी तो इसके बदले में उन्हें भुगतान किया गया होगा। पेमेंट करते हैं ना, जैसे काम करने पर सेवाएं देने का मतलब। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर उन्हें क्या दे रहा होगा? फैक्टर पेमेंट, जिसे हम कहते हैं साधन भुगतान। अर्थात साधन भुगतान किस रूप में प्राप्त करेंगे? ब्याज, लगान, मजदूरी, लाभ, वेतन इत्यादि के रूप में। जो साधन भुगतान उत्पादकों के लिए भुगतान है, वही परिवार क्षेत्र के लिए क्या बनती है? आय। एक व्यक्ति का भुगतान अन्य व्यक्ति के लिए क्या बनता है? आय। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर के लिए जो साधन भुगतान है, वही हाउस होल्ड सेक्टर से जो साधन आ रहे हैं सेवाओं के लिए, वो क्या कहलाएंगे? साधन आय। तो साधन भुगतान और साधन आय क्या है? एक ही है। अब यही साधन जब हाउस होल्ड सेक्टर में अपनी आय प्राप्त कर चुके हैं, कहाँ से? प्रोड्यूसिंग सेक्टर से आय प्राप्त कर चुके हैं, पुनः उस आय का उपयोग कहाँ करते हैं? वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए। खरीदेंगे कहाँ से? प्रोड्यूसिंग सेक्टर से। मार्केट में वस्तुएं सेवाएं सप्लाई कौन कर रहा है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी साधन सेवाएं प्रोड्यूसिंग सेक्टर को यानी उत्पादक क्षेत्र को प्रदान की। इसके बदले में उनको साधन भुगतान या आय प्राप्त हुई। पुनः उस आय को वो कहाँ खर्च करेंगे? मार्केट जाकर बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च करेंगे। जब वो वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च कर रहे होंगे तो यही उत्पादकों की या विक्रेताओं की क्या बन जाएगी? आय। हाउस होल्ड सेक्टर का व्यय प्रोड्यूसिंग सेक्टर की आय, प्रोड्यूसिंग सेक्टर का व्यय हाउस होल्ड सेक्टर की आय बनेगा। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम क्या कहते हैं? उपभोग व्यय। और ये उपभोग व्यय वस्तुओं एवं सेवाओं पर किया गया है। यही मूल्य वापस पुनः किसके पास आ जाता है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास। इसे आप एक उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी साधन सेवाएं दी और 100 करोड़ रुपए के बराबर का उत्पादन किया। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास फिर से इन साधन सेवाओं के बदले में भुगतान तो करना पड़ेगा। इन साधनों को वो अपने लिए भी लाभ भी उसी में से रखा जाएगा। तो भूमि, पूंजी, श्रम, साहसी प्रबंधन सभी को अपनी सेवाओं के बदले में जो भी पुरस्कार प्राप्त होगा, जो भी रिवार्ड होगा, ये क्या बन जाएंगे? आय। अब ये वितरण कितने का करेगा? जितने के मूल्य का उसने उत्पादन किया है। तो 100 करोड़ रुपए का मान लीजिए उत्पादन किया है, तो वही 100 करोड़ रुपए क्या बन जाएंगे? साधनों की आय। अर्थात यही 100 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर साधन आय प्राप्त करेंगे, या प्रोड्यूसिंग सेक्टर की कहें तो साधन भुगतान बन जाएंगे। ये 100 करोड़ रुपए फिर से कहाँ पहुँच गए? हाउस होल्ड सेक्टर के पास। हाउस होल्ड सेक्टर पुनः, इसमें सभी साधन सम्मिलित हैं, पुनः वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने पर ये 100 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे। बच्चों, मैंने बार बार 100 करोड़ का आंकड़ा ही आपको क्यों बताया? जितने मूल्य का उत्पादन हो रहा है वो पूरा का पूरा साधनों में साधन भुगतान के रूप में वितरित हो रहा है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर अपने पास बचाकर नहीं रख रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर के पास वो 100 करोड़ रुपए का जो भुगतान पहुंचा है, वह भी अपने पास कुछ भी बचाकर नहीं रखता है। पूरी का पूरा जो राशि है वो मार्केट में वस्तुओं एवं सेवाओं के खरीदने पर खर्च कर दी जाती है। तो अब आप शायद समझ सकते हैं कि इस पूरे मॉडल में कहीं भी कोई भी क्षेत्र बचत नहीं कर रहा है। जितना उसे आय प्राप्त हो रही है वो पूरी की पूरी उस पर खर्च कर दी जाती है। इस प्रकार से जितनी आय प्राप्त हो रही है वो पूर्ण रूप से उपभोग पर खर्च की जा रही है, बचत नहीं हो रही है। इस प्रकार से ये जो वास्तविक और मौद्रिक हमने प्रभाव पढ़ा है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि जिस क्षेत्र को जितनी भी आय प्राप्त हो रही है वो उस पूर्ण राशि को खर्च कर दे रहा है, व्यय कर दे रहा है। जितनी आय प्राप्त हो रही है वो पूरी की पूरी व्यय हो जा रही है। किसी क्षेत्र के द्वारा किसी प्रकार की कोई बचत नहीं की जा रही है। अर्थात इस पूरे मॉडल में हमने व्यय को आय के बराबर माना है।
तभी ये आय और व्यय का चक्रीय प्रवाह निर्बाध रूप से कार्य करता रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे और कंटिन्यू करेंगे।